इस चैप्टर को पढ़ने से पहले डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, इसको पढ़ने से पहले एक शब्द आता है मृत। जो शरीर होता है तो मृत शरीर को मतलब बहुत समय पहले मिस्र देश की बात है, उस मृत शरीर को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के लेप, औषधियाँ या रसायन या पट्टियाँ जो कपड़े का बनाई जाती हैं, है ना, उसको लपेट कर उस मृत बॉडी को कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ लगा करके ना इसको रखा जाता था। और ये मुख्यतः प्रसिद्ध था प्राचीन मिस्र में, एंशिएंट इजिप्ट के लोग इसको करते थे। और सब लोग नहीं बल्कि जो राजा थे, अच्छा राजाओं को ना उसमें फैरो कहते थे। राजाओं के वंशज को या राजाओं के लीनिएज को फैरो कहते थे। तो उनके जो बॉडी थे, डेड बॉडी, उसको सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता था। तो इसी को ममी कहा जाता था, ममी। अब शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि आप एक आर्कियोलॉजिस्ट हो और एक खजाने की खोज करने वाले हो, और आपके सालों की मेहनत के बाद आपको मिलता है 3000 साल पुराना सोने का ताबूत, और उसके अंदर है एक टीन एज की उम्र की ममी। अब ममी क्या है मैंने बताया ही पहले शुरुआत में, पर उसकी मौत क्या है ना, एक बहुत बड़ा रहस्य है। टीन एज की जो ममी है उसकी मौत का बहुत बड़ा रहस्य है। क्या उसे मारा गया था, और क्या उसके टॉम को खोलने वालों पर फैरो का श्राप लगेगा? फैरो मतलब वही जो राजा की लीनिएज थी, जो उनकी वंशावली है। आज हम हिस्ट्री के सबसे फेमस फैरो की कहानी सुनेंगे, राजा की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा राजा जिसे हजारों साल तक दुनिया भुला चुकी थी, पर फिर एक दिन उसकी कब्र ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। मैं बात कर रहा हूं किंग तूतन खामुन की, किंग तूतन खामुन की, यानी कि किंग टुट की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश मिश्रा, और आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, इसको पढ़ेंगे, जिसे लिखा है A.R. विलियम्स ने। इस चैप्टर में हम ट्रुथ की लाइफ एंड डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ट्रुथ की मौत कैसे हुई थी, नॉर्मल डेथ थी या उसका मर्डर हुआ था। आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी शुरू होती है 2005 में इजिप्ट की वैली ऑफ किंग्स में, जहां कई सालों पहले बड़े बड़े फैरोज को दफनाया गया था। वहां का माहौल थोड़ा अजीब था। हवा तेज चल रहा था और आसमान में काले बादल थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी गुस्से में है। इस माहौल के बीच में किंग टुट की मम्मी को उसकी कब्र यानी टॉम्ब से बाहर निकाला जा रहा था। क्यों? क्योंकि आज हजारों साल बाद टुट का सिटी स्कैन होने वाला था। एक ऐसी मशीन जो उसके शरीर के अंदर झांक कर उन सवालों का जवाब ढूंढने वाली थी जो सदियों से पूछे जा रहे थे कि आखिर इस बॉय किंग के साथ क्या हुआ था। तो ये सब जानने के लिए कि क्या थी पूरी कहानी, हमें टाइम में पीछे जाना होगा। साल था 1922, जब पहली बार एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था हावर्ड कार्टर सालों की मेहनत के बाद किंग टुट की कब्र को ढूंढ निकालते हैं। ये खोज थी जिसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में जितनी भी कब्रें मिलती थीं उसे चोर पहले ही लूट चुके होते थे। टुट की कब्र इंटैक्ट थी, मतलब लगभग पूरे तरीके से सुरक्षित थी। जब कार्टर ने इसे खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखा? अंदर उसने देखा कि इतना खजाना था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। गोल्डन आर्टिफैक्ट्स और बोर्ड, गेम्स, ब्रॉन्ज, रेजर्स, कपड़े, खाने पीने की और रोजाना इस्तेमाल की चीजें। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किंग
मेडॉस का खजाना मिल गया हो। ये सब चीजें क्यों थी? इसलिए क्योंकि एंशियंट इजिप्शियंस ये मानते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है और राजा को मौत के बाद में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उनके साथ साथ ये चीजें भी दफनाई गई थीं। प्रिय विद्यार्थियों, ये उस वक्त की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी, पर असली खजाना तो अभी मिलना बाकी था। वो क्या था? वो था टूट की 3 नेस्टेड कॉफिन्स, यानी कि एक के अंदर एक रखे 3 ताबूतों का सेट। पहला ताबूत खोला तो दूसरा निकला, दूसरा खोला तो तीसरा निकला, और तीसरा ताबूत जब खोला तो कार्टर की सांसें रुक गई। वो पूरी तरीके से सॉलिड गोल्ड से बना और उसके अंदर फूलों से ढकी हुई आराम कर रही थी किंग टूट की मम्मी। पर यहां से कार्टर की सबसे बड़ी मुश्किल शुरुआत हुई। जब उसने मम्मी को निकालने की कोशिश की तो वो पहले उसका एक भी बॉडी हिला तक नहीं। वो सोने के ताबूत से तले जैसे चिपक गया था। क्यों? क्योंकि उस जमाने में कुछ रिचुअल्स रेजिस का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि एक तरह की गोंद का इस्तेमाल किया जाता था और हजारों साल में वो गोंद पत्थर जैसी सख्त हो जाती थी। कार्टर ने सोचा, क्या करूं? उन्होंने मम्मी को इजिप्ट की धूप में रखा, ये सोचकर कि गर्मी से शायद वो गोंद पिघल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कार्टर के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो मम्मी को वहीं पे छोड़ के चला जाए या फिर उसे काट कर बाहर निकाल ले। अगर वो उसे वहीं छोड़ देता तो चोर सोने के ताबूत के लिए मम्मी को फोड़कर खजाना लूट लेते। इसलिए कार्टर बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। उसने मम्मी को काट छांट कर बाहर निकालने का फैसला किया। उसने मम्मी की मेजर जॉइंट्स को अलग किया और उसके सर को भी शरीर से अलग कर दिया ताकि वो उसे ताबूत से निकाल सके। उस जमाने में कार्टर को इस काम के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, आलोचना का सामना करना पड़ा। बच्चों, लोगों ने यहां तक कह दिया कि उसने खजाने के लिए एक हिस्टोरिकल बॉडी को बर्बाद कर दिया था। पर कार्टर ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चोर इससे भी बुरा हाल करते। यह हमें ये समझना होगा कि कार्टर के जमाने में आर्कियोलॉजी का मतलब था खजाना ढूंढना। आज के टाइम पर आर्कियोलॉजी बदल चुकी है। आज के आर्कियोलॉजिस्ट खजाने में इंटरेस्टेड नहीं होते जितने कि वो लाइफ और डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करने में होते हैं। द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और इसी बदलाव की वजह से 46 साल बाद मम्मी की 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने टूट की मम्मी का एक्सरे किया और एक हैरान करने वाला दावा किया। क्या किया? उन्होंने कहा कि टूट की जो ब्रेस्ट वार्म है और फ्रंट रिब्स है ये गायब है। इस दाव ने एक नए सवाल को जन्म दिया कि क्या टूट की मौत नॉर्मल थी या उसकी पसलियां और सीने की जो हड्डियां थी उसको तोड़कर उसका कत्ल किया गया था। तो इस कत्ल की थ्योरी को जानने के लिए हमें टूट के खानदान के बारे में जानना होगा। तो टूट एक बहुत ही पावरफुल फैमिली का आखिरी वारिस था। उसका खानदान सदियों से इजिप्ट पर राज करता हुआ आ रहा था। उसके दादा या पिता एमेनहोटेप III एक बहुत ही पावरफुल फैरो थे। उन्होंने 40 साल तक राज किया। उनके बाद उनका बेटा आमेनहोटेप IV गद्दी पर बैठा और उसने इजिप्ट के इतिहास में हलचल मचा दी। आमेनहोटेप IV एक अजीब राजा था। उसने एक नए भगवान आटेन यानी को जो सन डिस्क की तरह होता है, सूरज की तरह, उसकी पूजा शुरू करवा दी। उसने अपना नाम बदलकर आखेनाटेन रख लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ आटेन। उसने इजिप्ट की पुरानी जो रिलीजियस कैपिटल थी थीब्स, उसको अपनी कैपिटल को एक नए शहर आखेनाटेन में शिफ्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अमूमन उस वक्त के जो सबसे बड़े भगवान थे उन पर हमला कर दिया।
उसने उनके मंदिर बंद करवा दिए, उनकी मूर्तियां तोड़वा दी। राइटर उसे अ बिट वैकी कहते हैं, यानी कि ये सनकी था, तभी तो ऐसा किया। सोचो, पूरे देश की हजारों साल की परंपरा को एक ही झटके में बदल दिया। इससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। आखेनटन के बाद एक और राजा आया और फिर गद्दी पर बैठा, हमारा हीरो टूटनखाटेन, जिसे हम टुट के नाम से भी जानते हैं। टुट ने आते ही आखेनटेन के सारे बदलावों को बदल दिया। उसने पुराने भगवान आमुन की पूजा फिर से करवाई और इसलिए उसने अपना नाम टूटनखाटेन से बदलकर खामुन रख लिया। इसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमुन। उसने कैपिटल को भी वापस थेब्स में शिफ्ट कर दिया, पर वो विचार ज्यादा टाइम तक राज नहीं कर पाया। उसने सिर्फ 9 साल राज किया और फिर अचानक उसकी 18-19 साल की उम्र में मौत हो गई। एक टीनेजर जो देश को वापस पटरी पर ला रहा था, उसकी अचानक मौत ने कई सवालों को जन्म दिया। और सबसे बड़ा सवाल वही था कि क्या उसका मर्डर हुआ था। तो इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए 2005 में टुट का सिटी स्कैन किया जा रहा है। तो कहानी हमारी स्टार्टिंग पर ही वापस आ गई। तो इस सिटी स्कैन के इस पूरे प्रोजेक्ट के जो हेड थे ना, वो जाही हवास साहब थे। टुट की मम्मी को उसके कब्र से निकाला जा रहा था, तो मजदूरों ने उसे एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर उठाया। जाही हवास थोड़ा चिंतित थे। वो मजाक में कह रहे थे कि द कर्स ऑफ द फैरो इज स्टिल ऑन, मतलब फैरो का श्राप अब भी जिंदा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी फैरो के नींद में खलल डालेगा उस पर मुसीबत आ जाएगी, और उनका मजाक सच साबित होता दिख रहा था। जब टुट की मम्मी को सिटी स्कैनर के अंदर ले जाया गया तो अचानक वो $1 मिलियन का जो स्कैनर था ना, वो बंद हो गया। क्यों हो गया? उसका वजह था क्या? कूलर में रेत घुस गया। तो कूलर में रेत घुस जाने के कारण वहां खड़े सभी लोग घबरा गए। एक गार्ड ने मजाक में कहा कि ये फैरो का श्राप है, पर फिर ये इंजीनियर्स ने प्लास्टिक फेंस की मदद से मशीन को ठीक कर दिया और स्कैन पूरा हुआ। 3 घंटे से भी कम समय में अब सबको स्कैन के रिजल्ट्स का इंतजार था, और रिजल्ट्स भी काफ़ी सरप्राइजिंग थे। स्कैन के रिजल्ट्स जब आए तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया। सिटी स्कैन ने दिखाया कि टुट की हड्डियां और बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक थी। कहीं भी कोई निशान नहीं मिला जो ये बताए कि टुट का कत्ल हुआ था। तो फिर सवाल ये आता है कि शरीर में जो डैमेज दिखाया गया वो क्या था? इसका आंसर शायद ये है कि डैमेज शायद तब हुआ होगा जब हावर्ड कार्टर ने मम्मी को उसके कॉफिन से जोर लगाकर निकाला था। तो सिटी स्कैन ने एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था कि टुट को मारा नहीं गया था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या? कि अगर टुट को मारा नहीं गया था तो फिर उसकी मौत कैसे हुई थी? वाह, हाउ डिड ही डाई? ये राज आज भी एक राज ही है। स्कैन के बाद टुट की मम्मी को वापस उसके टॉम्ब में रख दिया जाता है, जहां वो 3300 साल से आराम कर रहा था। रात हो चुकी थी, तूफानी हवा भी अब शांत हो गई थी। ऊपर आसमान में ओरन कॉन्स्टिलेशन, जिसे इजिप्शियन सोल ऑफ ओसिरिस मानते थे, यानी कि आफ्टर लाइफ के देवता है, मौत के बाद में जो देवता मिलता है उसको मानते थे। तो तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कि बॉडी किंग टुट पर नजर रख रहे हो। जाही हवास, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड थे, उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, आई डिड नॉट स्लीप अ विंक बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। का सब कुछ ठीक हो गया था। टुट अब फिर से अपने आराम के घर में था। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? माय डियर, ये हमें बताती है कि आर्कियोलॉजी यानी पुरानी चीज़ों की खोज अब सिर्फ खोजने और खजाने ढूंढने के लिए नहीं है। अब फोकस है लाइफ की डिटेल पर, उसकी मिस्ट्रीज पर, उसके मौत पर कि कैसे ये हुआ, हाउ डिड हैपन। साइंस हमें हिस्ट्री के
पहेलियों को सॉल्व करने में मदद करती है। हमने जान लिया यहाँ पे क्या कि टुट को मारा नहीं गया था, पर अभी भी हम ये नहीं जान पाए कि वो कैसे मरा था। और शायद यही बात टुट को इतना स्पेशल बनाती है। उसकी लाइफ एक मिस्ट्री थी, उसकी मौत भी एक मिस्ट्री है, और शायद कुछ राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। इसलिए इसका नाम है द सैगा कंटिन्यूस, यानी खोज अभी जारी है। यानी कि कहानी जो सैगा जो कथा है वो भी जारी है, क्योंकि टुट की कहानी उसकी खोज अभी खत्म नहीं हुई है, ये जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगा। हालांकि बाद की रिसर्च ने ये इशारा किया है कि शायद उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी जिसमें इन्फेक्शन हो गया था और उसकी मौत हो गई थी, पर यह भी अब सत्य नहीं माना जा सकता है। ये भी थ्योरी है, इसका फुल कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये एंशिएंट हिस्ट्री की जो जर्नी है ये पसंद आई होगी आपको, और वी विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।